हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश के लिए एक और सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं, द कंप्लीट कोचिंग। अगर आपका फाउंडेशन कंप्लीट है तो यह सीरीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीरीज़ के अंदर हम प्रत्येक टॉपिक की ढेर सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। यह सीरीज़ यह सीरीज़ किस किस एग्ज़ाम के लिए प्रॉफिटेबल रहेगी? तो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी और जितनी भी वनडे एग्ज़ाम्स होती है जिनमें इंग्लिश आती है उन सब के लिए यह फ़ायदेमंद रहेगी। और जिन बच्चों का फाउंडेशन कंप्लीट नहीं है वहाँ इंग्लिश फाउंडेशन 2026-27 का बैच जो सीरीज़ हमारी यूट्यूब पे चल रही है वहाँ से अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर सकता है। डेली क्लासेस अपलोड होती है इंग्लिश की, तो आप इंग्लिश फाउंडेशन से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और सीखिए और साथ में कंप्लीट कोचिंग के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आपको ग्रामर में और कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं से क्लियर हो जाएगा। मैं इंग्लिश फाउंडेशन में काफ़ी डिटेल में चीज़ों को समझा रहा हूँ, काफ़ी आराम से चीज़ें चल रही है क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम है। और इस वाली जो सीरीज़ में कंप्लीट कोचिंग में हम चीज़ों को अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे और एक ही क्वेश्चन में 3-3, 4-4 कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे। और हर एक क्लास में डेली 50 क्वेश्चंस रहेंगे और इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आपका इंग्लिश में कोई नंबर नहीं कटेगा। तो चलते हैं हम आज के पहले सवाल पर। तो ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। आई लुक फॉर अ बेटर जॉब फॉर द लास्ट 2 months बट नथिंग इज इन साइट। आज के पहले क्वेश्चन का पहला कॉन्सेप्ट है सिंस एंड फॉर। जब भी आपको सिंस और फॉर दिखे तो हमेशा एक बात ध्यान रखना है, सिंस के बाद पॉइंट ऑफ स्टार्ट या स्टार्टिंग टाइम दिया हो या फॉर के बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो तो हमेशा सिंस और फॉर के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ होगा। और अगर सिंस के बाद रीज़न दिया हो तो सिंस के पहले कोई भी टेंस आ सकता है, क्योंकि यहाँ रीज़न दिया है तो सिंस का मतलब यहाँ बिकॉज के फॉर्म में निकलता है। तो क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया है फॉर और फॉर आगे ड्यूरेशन दिया है फॉर द लास्ट 2 month, एक ड्यूरेशन है। तो यहाँ पे लुक की जगह क्या जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है तो आई के साथ हैव, आई हैव बीन लुकिंग। तो हमें ध्यान रखना है सिंस और फॉर के बाद पॉइंट ऑफ स्टार्ट या स्टार्टिंग टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखे तो सिंस और फॉर के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होता है। लेकिन सिंस के बाद अगर रीज़न देखने को मिले तो सिंस के पहले कोई भी टेंस आ सकता है, क्योंकि यहाँ सिंस का मतलब बिकॉज के फॉर्म में निकलता है। जैसा कि क्वेश्चन में फॉर के साथ यहाँ पे ड्यूरेशन दिया था लास्ट 2 month, तो उसके लिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया। आई लुक की जगह हमने किया आई हैव बीन लुकिंग। और हमने फाउंडेशन में देखा था, क्या देखा था कि जब कोई कार्य पास्ट से शुरू हुआ है और अभी तक जारी है तो उस एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रखेंगे। मतलब वो 2 महीने पहले से बेटर जॉब की तलाश में था और अभी तक तलाश कर रहा है, यानी पास्ट में शुरू हुआ एक्शन है और अभी तक एक्शन चल रहा है, तो हमने उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है दे विल कम इफ़ यू विल इनवाइट देम। हम पढ़ते हैं कि इफ़ के साथ कभी भी विल का यूज़ नहीं होता है। जान लेते हैं कि क्यों नहीं होता है। पहला कंडीशनल सेंटेंस है इफ़ के साथ अगर प्रेजेंट सिंपल यूज़ हुआ है तो आगे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। यह भविष्य की उन स्थितियों के लिए है, यह कंडीशनल सेंटेंस फ्यूचर की उन स्थितियों के लिए है जो संभव है, यानी पॉसिबल है और जिनके होने की काफ़ी संभावना है। तो पहला कंडीशनल सेंटेंस समझ आया। जैसे बोलते हैं ना कि अगर बारिश होगी तो मैं घर पर रहूँगा। अभी बारिश हुई नहीं है, वो बस सोच रहा है कि अगर बारिश होगी तो मैं घर पे रहूँगा, घर से बाहर नहीं जाऊँगा।
वैसे अगला कंडीशनल सेंटेंस क्या है कि इफ़ के साथ अगर पास्ट सिंपल यूज़ हुआ है, इफ़ के साथ अगर पास्ट सिंपल यूज़ हुआ है तो आगे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ये एक अनरियल कंडीशन है या हाइपोथेटिकल कंडीशन बोलते हैं इसको। इसका यूज़ कब करते हैं? इसका यूज़ ऐसी स्थितियों के लिए किया जाता है जो वर्तमान में सच नहीं है या जिनका होना लगभग असंभव है, यानी अनरियल या इम्पॉसिबल। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं पूरी दुनिया की सैर करता। अब कोई ज़रूरी थोड़ी कि वो लॉटरी जीत जाएगा, तो ये एक अनरियल कंडीशन हो जाएगी। सेकंड कंडीशन समझ आई? वैसे ही थर्ड कंडीशन क्या है कि इफ़ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट का यूज़ हुआ है तो आगे वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ होगा, जिसे हम वर्ड की थर्ड फॉर्म बोलते हैं। ये एक रिग्रेट या पास्ट की एक अनरियल कंडीशन है। आप पास्ट की किसी बात को सोच के जब रिग्रेट करते हो तो उसके लिए ये कंडीशन यूज़ होती है। या पछतावे के लिए, जैसे बोल सकते हैं कि उन स्थितियों की कल्पना करते हैं अगर आप कि जो कभी हो ही नहीं सकती। जैसे अगर मैंने एग्ज़ाम के लिए कड़ी मेहनत की होती तो मैं पेपर में पास हो जाता, इस टाइप की। मतलब आपने मेहनत नहीं की, आप पास नहीं हुए, लेकिन आप सोच रहे कि अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं पास हो जाता। तो इस टाइप की कंडीशन थर्ड कंडीशन में आती है। तो तीनों कंडीशन समझ आई। तो यहाँ पे इफ़ के साथ विल नहीं यूज़ होगा। हमने अभी देखा था कि इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इफ़ यू इनवाइट देम तो दे विल कम। और ये कौन सी कंडीशन बन रही है? फर्स्ट कंडीशन। अब इफ़ यू इनवाइट देम यानी ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल। तो सामने कौन सी कंडीशन बन रही है? विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट कंडीशन बन रही है, ये वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यंग वुमेन हु इज वॉचिंग टेलीविजन इन दैट रूम लिव्ड हियर फॉर मोर देन अ ईयर बट शी हैज़ नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम फॉर अस। जैसे यहाँ पे वुमेन दिया हुआ है तो ये जो लाइन दी है हु इज वॉचिंग टेलीविजन इन दैट रूम, ये वुमेन के लिए बात करी है। हु क्या है? हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और यह बात किसके लिए की है? वुमेन के लिए। तो हमारा सब्जेक्ट तो हमें समझ आ गया कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? यंग वुमेन, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, आगे क्या है? अब आगे हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर और सिंस का नियम। तो यहाँ पे फॉर देखने को मिल रहा है और दिखने को मिल रहा है मोर देन अ ईयर, यानी एक साल से ज़्यादा। और एक साल से ज़्यादा क्या? लिव्ड, यानी वो रहने की बात कर रहे हैं। तो जब फॉर और सिंस का यूज़ हुआ है सवाल में, ड्यूरेशन का यूज़ हुआ है, किसका यूज़ हो रहा है सवाल में? ड्यूरेशन का। तो हमने देखा था कि फॉर के पहले या सिंस के पहले जब ड्यूरेशन या स्पेसिफिक टाइम की बात करें तो कौन सा टेंस यूज़ होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ से लिव्ड कट कर क्या हो जाएगा? लिव्ड कट कर हो जाएगा हैज़ बिन लिविंग। अब हैज़ बिन लिविंग क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है यंग वुमेन, तो उसके लिए हैज़ यूज़ हुआ। प्लूरल होता तो हैव यूज़ करते, तो हैज़ बिन लिविंग, जिसका मीनिंग निकल रहा है कि जिसका मतलब ये है कि वह महिला जो टीवी देख रही है वह अभी भी रह रही है, यानी वो मोर देन 1 ईयर यानी एक साल से तो रह ही रही है पर अभी भी रह रही है। इसका मतलब ये हुआ। तो ध्यान रखना है फॉर और सिंस के बाद, अगर फॉर के बाद ड्यूरेशन और सिंस के बाद पॉइंट ऑफ स्टार्ट दिया है तो टेंस कौन सा यूज़ होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे लिव्ड की जगह क्या आ जाएगा? हैज़ बिन लिविंग। और जो लिव्ड है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो हम ये किस चीज़ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनेट में। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर अ नोबल लॉरेट एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम फाउंड शांति निकेतन। अब जो ये वर्ड दिया है अ नोबल लॉरेट एंड द ऑथर ऑफ नेशनल एंथम, ये किन के लिए दिया है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए दिया है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। आगे देखते हैं क्या है। आगे दिया है फाउंड शांति निकेतन। अब यहाँ पे शांति निकेतन की फाउंड या स्थापना की बात हो रही है। अब यहाँ पे एक कंडीशन, फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड होती है लेकिन फाउंड की सेकेंड फॉर्म फाउंडेड होती है।
ये बात ध्यान रखना। तो शांति निकेतन की स्थापना के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? फाउंडेड। तो डायरेक्ट आ जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर फाउंडेड शांति निकेतन। साथ में कुछ वर्ड एक्स्ट्रा दे दिए, जिन एक्स्ट्रा वर्ड से डरना नहीं है, ये केवल क्वेश्चन को लंबा और खतरनाक बनाने के या दिखाने के लिए दिए जाते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो रही थी जो कि सब्जेक्ट है, और हमें सिर्फ वर्ब चेक करनी थी। तो शांति निकेतन तो पहले ही फाउंड हो चुका था, तो हमें देखना था कि पास्ट के लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड। लेकिन जो फाइंड यानी ढूंढना, फाइंड मतलब ढूंढना, और उसकी सेकंड फॉर्म फाउंड, और फाउंड मतलब स्थापना करना, तो उसकी सेकंड फॉर्म फाउंडेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ शशि विल बी प्रमोटेड ही विल गेट अ हायर सैलरी। इफ़ के साथ शुरू हो रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन हमने देखा था कि इफ़ के साथ कभी भी विल का यूज़ नहीं होता है। और आगे हम देख रहे हैं विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है। तो यानी कंडीशनल सेंटेंस हमारा कौन सा है? ये फर्स्ट वाला है, जिसमें हम आगे प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। तो हम इसको, शशि क्या है? शशि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और प्रमोटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पैसिव वॉइस की बात कर रहा है। तो हम यूज़ कर सकते हैं इफ़ शशि इज प्रमोटेड प्रेजेंट के लिए। तो क्या कंडीशन बनेगी? इफ शशि इज प्रमोटेड, फिर सेम रहेगा, ही विल गेट अ हायर सैलरी। तो एरर कौन से पार्ट में थी? फर्स्ट पार्ट में। सेंटेंस यस्टरडे से शुरू हो रहा है, यानी पास्ट की बात हो रही है, स्पेसिफिक टाइम दिया है पास्ट का, तो कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? पास्ट का इंडेफिनेट। आई के साथ मेट यूज़ हुआ यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी यहाँ तक कंडीशन सही है। तो यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड। व्हेन आई एम गोइंग, एरर यहीं पे है, क्योंकि आई एम गोइंग तो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आई वॉज गोइंग आएगा, क्योंकि कंडीशन सारी पास्ट में चल रही थी कि कल मैं एक दोस्त से मिली जब मैं मार्केट जा रही थी या जा रहा था, या कल मैं एक दोस्त से मिला जब मैं मार्केट जा रहा था। तो यहाँ पे एम की जगह क्या यूज़ होगा? वॉज का यूज़ होगा। पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में हम वर्ब का यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डीड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूस को कैसे रिकॉग्नाइज करना है? वॉज वर्ब विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। पास्ट परफेक्टली हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल। आई हैड टू रिकंसिडर माई डिसीजन एज गोइंग टू सीरिया माइट बीन डेंजरस। अब एक बात ध्यान रखना कि कभी भी मॉडल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ड मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कोई भी मॉडल हो, कुड, शुड, मस्ट, विल, शेल, सबके बाद कौन सा फॉर्म आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माइट। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि माइट के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बिन। तो बिन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे बिन की जगह क्या आएगा? बी। मॉडल क्या होते हैं? मॉडल होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought टू, विल, शेल, वुड, एट्सेट्रा। तो एक्टिव में हमेशा मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन अगर पैसिव है तो मॉडल के बाद आएगा बी, और बी के बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीपल हु नॉट बोदर फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स शुड नॉट बी इंटरेस्टेड विथ एनी सोशल एक्टिविटी। हमेशा बात को ध्यान रखना कि किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, जैसे डू, डस या डीड। डू का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और डस का सिंगुलर के साथ, और डीड का प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन पास्ट में करते हैं। तो यहाँ पर जो पीपल है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो पीपल हु नॉट बोदर गलत हो जाएगा, होगा पीपल हु डू नॉट बोदर। तो यह हमें क्या जानने को मिला कि कभी भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी? डू, डज या डिड। प्रेजेंट में अगर नेगेटिव बनाना है तो डू और डस का यूज़ करेंगे, और वहीं पास्ट में नेगेटिव बनाना है तो डिड का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सेंटेंस क्या है, शी टुक, यानी टुक मतलब पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे टुक क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अ वेरी लॉन्ग टाइम, टू रीड, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। द टेक्स्ट बिकॉज शी वॉन्टेड, वॉन्टेड भी एक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। टू गो थ्रू इट केयरफुली, मतलब सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई, यहाँ भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म हुई, यानी इस क्वेश्चन में कोई एरर देखने को नहीं मिली। मतलब ये जो सवाल है ये नो एरर वाला सवाल है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। Had you started 5 minutes earlier, you would have reached on time. हेड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस भी कंडीशनल सेंटेंस होता है। हमने थर्ड कंडीशनल सेंटेंस देखा था कि इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट दिया है तो आगे वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी, पास्ट पार्टिसिपल देखने को मिलेगा। जब हम हेड के साथ सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कंडीशन सेम है, या तो हम इफ के साथ पास्ट परफेक्ट लिखे या हेड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखे, दोनों ही बात सेम है, एक ही है। ये भी एक कंडीशनल सेंटेंस है और ये भी वही है कंडीशनल सेंटेंस, बस लिखने का तरीका अलग है। ये इफ से शुरू होता है, ये हेड से शुरू होता है। आगे वुड प्लस हेव प्लस V3 आता है। तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, ध्यान रखना केवल कंडीशनल सेंटेंस इफ से ही नहीं, हेड से भी शुरू होते हैं। क्वेश्चन क्या है, हेड यू स्टार्टेड, यानी हेड दिया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हेड के साथ। 5 minutes अर्लियर, फिर आगे है वुड हैव रीच्ड ऑन टाइम, यानी स्ट्रक्चर तो सही लग रहा है। क्या दिया हुआ है, वुड हैव रीच्ड, रीच्ड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, यानी यहाँ भी स्ट्रक्चर सही है कि हेड प्लस V3 और कंडीशन क्या है, हेड प्लस V3 और रिजल्ट क्या है, वुड प्लस हैव प्लस V3, यानी इस सवाल में भी नो एरर आएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर ध्यान रखना, स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं, मीनिंग और सिचुएशन कंडीशन एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ यू वुड हैव, सवाल को देखने से पता पड़ रहा है कि इफ के साथ वुड हैव यूज हुआ है और यहाँ पे यूज हुई है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे कंडीशन क्या है, वुड हैव लॉस्ट, लॉस्ट यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है वुड के साथ। यानी अभी जो हमने देखा कि कंडीशनल सेंटेंस थर्ड वाला, वो जो हमने अभी लास्ट वाला जो सवाल था वो हेड से स्टार्ट हुआ था, ये इफ से स्टार्ट हो रहा है। तो इफ के पास, इफ के बाद वुड नहीं आता, इफ के बाद आएगा हेड। इफ यू हेड, फिर वर्ब की हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमारे क्वेश्चन में यूज होने वाला स्ट्रक्चर है इफ हेड प्लस V3 वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। अगला सवाल देखते हैं, द म्यूजिक शो बिगेन वेन जया टुगेदर विद हर क्लासमेट्स अराइव्ड इन द हॉल। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब पास्ट में दो घटनाएं एक के बाद एक हो तो जो पहली घटना वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में आएगी और जो बाद वाली घटना है वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगी। जब दो घटना एक के बाद एक हो पास्ट में तो पहली घटना आती है पास्ट परफेक्ट में और दूसरी घटना आती है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट ऑफ पास्ट भी क्या बोलते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट, यानी जो पास्ट से भी पुराना है, पास्ट ऑफ पास्ट। तो क्वेश्चन है द म्यूजिक शो बिगेन व्हेन जया टुगेदर विद हर क्लासमेट अराइव्ड इन द हॉल, यानी जब जया उसकी क्लासमेट के साथ हॉल में पहुंची तो म्यूजिक शो ऑलरेडी चल चुका था, यानी ये तो बाद वाली कंडीशन है, यानी वो बाद में पहुंची, शो तो पहले से ही चालू था, तो यानी ये जो कंडीशन बनेगी ये हमारी पहली कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ जो बिगेन यूज़ हुआ है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, लेकिन इसको पास्ट परफेक्ट बनाना है तो हेड के साथ हमें V3 का यूज़ करना पड़ेगा। तो पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ पे हेड बिगन। यहाँ पे पास्ट की दो घटनाएं हैं, जया और उसकी दोस्त
हॉल में पहुंची उसके पहले शो चालू था, यानी म्यूजिक शो पहले से ही चालू था, यानी ये पास्ट परफेक्ट में आएगा। और जब वो बाद में पहुंचे तो पहुंचने वाली जो कंडीशन है वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगी। यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन है, वी नीड सच अ बैंकिंग सिस्टम विच प्रोवाइडेड टॉप क्लास सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है वी नीड से। वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब के साथ यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो सही है। सच अ बैंकिंग सिस्टम विच प्रोवाइडेड, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यहाँ यूज हो रहा है, जो बैंकिंग सिस्टम को बता रहा है कि विच प्रोवाइडेड। अब प्रोवाइडेड क्यों यूज होगा यहाँ पे? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, यानी प्रेजेंट में कंडीशन चल रही है, तो प्रोवाइडेड की जगह हमें करना पड़ेगा प्रोवाइड्स। क्या यूज करना पड़ेगा? प्रोवाइड्स। तो हमें एक्शन का ध्यान रखना है कि जब सिचुएशन यहाँ पे प्रेजेंट में चल रही है तो हमें यहाँ भी प्रेजेंट का यूज करना पड़ेगा। आफ्टर मिस्टीरियसली एक्सपेंडिंग फॉर डिकेट्स, अंटार्कटिका सी आइस कवर स्टार्टिंग मेल्टिंग। यहाँ पर स्टार्टिंग का यूज़ बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज़ करना गलत है। स्टार्टिंग का बिना हेल्पिंग के यूज़ गलत है, तो यहाँ क्या आ सकता है? अब बता रहे हैं कि आफ्टर मिस्टीरियसली एक्सपेंडिंग फॉर डिकेट्स, यानी इस लाइन से पता पड़ रहा है कि बात पास्ट की हो रही है। तो बात पास्ट की हो रही है तो हम यहाँ सेकेंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं वर्ब की। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगी? स्टार्टेड। हम पहली लाइन से पता कर सकते हैं कि बात पास्ट की हो रही है, उससे हम वर्ब का यूज़ किया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो आइस क्या हुआ? मेल्ट, स्टार्टेड मेल्टिंग। लेटर इन द डे माई फादर टेल अस अबाउट हिज प्रमोशन। लेटर इन द डे से हमें पता चलता है कि यह बात बीत चुकी है। अब बात बीत चुकी है तो टेंस कौन सा आएगा? पास्ट। तो माई फादर के साथ टेल नहीं आएगा, माई फादर के साथ आएगा टोल्ड, जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। लेटर इन द डे से हमें पता चला कि बात पास्ट की हो रही, तो माई फादर के साथ टेल नहीं टोल्ड आएगा। Had you not reached in time, we will have lost our lives। क्वेश्चन से हमें पता पड़ रहा है कि हेड से शुरू होने वाला कंडीशनल सेंटेंस है, यानी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, और हेड के बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि दी हुई है, और आगे है वी विल हैव लॉस्ट। तो कभी भी कंडीशनल सेंटेंस में जो थर्ड वाला है उसमें विल का यूज़ नहीं करते, हम वुड का करते हैं। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि दे रखी है लॉस्ट। ये हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, जो कि इफ से स्टार्ट होता है, तो इफ प्लस हेड प्लस V3 और वुड हैव V3, और हेड के साथ यूज हो तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 और आएगा वुड हैव और V3। ही विन, ही के साथ विन का यूज नहीं होगा क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो या तो विन्स हो सकता है। आगे देखते हैं क्या होगा। सेवरल एक्कोलेट्स फॉर हिज म्यूजिक कॉम्पिटिशन, यहाँ उसे सम्मान मिलने की बात हो रही है। किसके लिए? उसके म्यूज़िक कंपटीशन के लिए, यानी उसे मिल चुका है, तो हम यहाँ विंस का यूज़ भी नहीं करेंगे क्योंकि वो तो प्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? या तो वो डायरेक्ट आ जाए वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही वोन, क्योंकि उसे मिल चुका है, या यूज़ कर सकते हैं ही हैज़ वोन। क्या था कि या तो उसे मिला था या उसे मिल चुका है, तो इसके लिए हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं वोन का यूज़ भी कर सकते हैं और ही हैज़ वोन का यूज़ भी। यहाँ पर वोन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और हैज़ वोन क्या है? हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये वाली जो वोन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बलून फ्लू अप एज सुन एज द मैन कटिंग द स्ट्रिंग। अब यहाँ बता रहा है कि द बलून फ्लू अप, यानी ये पास्ट की बात हो रही है। एज सुन एज द मैन कटिंग द, और कटिंग जो है यहाँ बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता, और जब बात पास्ट की हो रही है या सिचुएशन पास्ट की है तो हम यहाँ कटिंग की जगह क्या यूज़ करेंगे? कट का यूज़ करेंगे। और कट के तीनों फॉर्म कट ही होते हैं, फर्स्ट फॉर्म भी कट होता है, सेकेंड फॉर्म भी कट होता है और थर्ड फॉर्म भी इसका कट ही होता है।
व्हेन ही गोज ऑन अ बिजनेस ट्रिप ही इज़ यूजुअली टेकिंग हिज वाइफ। एक बात याद रखना कि यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है यूजुअली। कुछ कीवर्ड होते हैं जो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं। जब यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, हार्डली, नेवर, सेल्डम, स्केर्सली, ऑलवेज, जनरली, ऑफ्टन, डेली और एवरीडे जैसे शब्दों का यूज समय का बोध कराने के लिए होता है, तब टेंस का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हार्डली, नेवर, सेल्डम, स्केर्सली नेगेटिव वर्ड्स है। इनका यूज़ कभी भी इनका यूज़ कभी भी साथ इनके साथ कभी भी नोट का यूज़ नहीं किया जाता। हार्डली, नेवर, सेल्डम, स्केर्सली के साथ कभी भी नोट का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो वर्ड है ये नेगेटिव सेंस वाले वर्ड होते हैं। तो जैसे व्हेन ही गोज, ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगा हुआ है, ही सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। ऑन अ बिजनेस ट्रिप ही इज़ यूजुअली। अब जो यहाँ सेंटेंस यूज हुआ है ही इज़ यूजुअली टेकिंग, ये गलत है। आपको इसे इंडेफिनिट में ही यूज़ करना है, तो क्या यूज़ करोगे? ही यूजुअली टेक्स हिज वाइफ। ही यूजुअली टेक्स हिज वाइफ। इन वर्ड्स के साथ कभी भी नोट का यूज़ नहीं होता, याद रखना। कई बार वो हार्डली के साथ नोट दे देता है, सेल्डम के साथ नोट का यूज़ करता है, स्केर्सली के साथ। हमेशा हमें याद रखना है कि ये जो सेंटेंस है सारे नेगेटिव सेंस वाले वर्ड होते हैं, और इन वर्ड्स के साथ कभी भी नोट का यूज़ नहीं होता है। द सन राइजेज एट 6:35 यस्टरडे मॉर्निंग। अब ये यस्टरडे मॉर्निंग की बात कर रहा है, यानी बीते कल की सुबह। बीते कल की सुबह मतलब पास्ट की बात होगी। तो द सन, और जो राइजेज है यहाँ राइजेस का यूज़ नहीं होगा, यहाँ यूज़ होगा रोज का। रोज क्या है? रोज है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यस्टरडे कीवर्ड दिया है, यानी पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है, तो सन रोज एट 6:35 यस्टरडे मॉर्निंग सही होगा। आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइस नाउ। हमें यहाँ चीज़ ध्यान रखना है कि हियर का यूज़ हम सामान्यतः या कॉमनली आईएनजी फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं। हियर क्या है? एक वर्ब ऑफ परसेप्शन है। हमने फाउंडेशन में देखा है कि वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होती है, कौन कौन सी वर्ब कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं होती है। जैसे सी, स्मेल, टच, हियर, सेंस, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन। लव, लाइक, हेट, ट्रस्ट, वर्ब ऑफ फीलिंग। हैव, ओन, बिलोंग, पजेश, वर्ब ऑफ पजेशन। अपीयर, लुक, सीम, ये सारी वर्ब जो है ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में सामान्यतः या कॉमनली यूज़ नहीं होती है। तो याद रखना है कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं होती है। हमने वहाँ पे फाउंडेशन में और भी वर्ब देखी थी, पूरा चार्ट बनाया था हमने। तो यहाँ पर आई एम हियरिंग नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा आई हियर अ स्ट्रेंज नॉइस नाउ। तो यहाँ हियर का यूज़ होगा, सॉरी ये वाला हियर का यूज़ नहीं होगा, HEAR हियर यानी सुनना। समवन लिसन टू आवर कन्वर्सेशन, यानी हम सेंटेंस को बोलते समय ये समझ पा रहे हैं कि यह बात बोलते टाइम हो रही है, यानी बोलने के समय या एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रही है। तो यहाँ पर समवन लिसन्स नहीं आएगा, यहाँ आएगा समवन इज लिसनिंग टू आवर कन्वर्सेशन। तो ये जो सिचुएशन है ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म की है, क्योंकि ये बोलते समय बात हो रही है। क्योंकि जब दो लोग कोई बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि कोई तीसरा में सुन रहा है तो चुप रहे, ये टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आएगा। तो हम क्या यूज़ करेंगे? इस लिजनिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इसी चीज़ का यूज़ करते हैं, इस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद ING का यूज़ करते हैं। ऑल ऑफ अस, यानी ऑल की बात हो रही है और साथ में वर का यूज़ किया है, यानी पास्ट की बात हो रही है और ऑल के साथ वर का यूज़ किया है, ठीक है, प्लूरल है। अ लिटिल नर्वस व्हेन वी यानी हम के साथ यहाँ पे केम यूज़ हुआ है, केम भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है।
इनटू दिस रूम टुडे, यानी सब्जेक्ट के साथ पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए, यानी सब कुछ ठीक है, कोई एरर नहीं है सवाल में, सवाल नो एरर है। आगे बढ़ते हैं। एज सुन एज द बस ड्राइवर वो सीइंग द चाइल्ड, अभी हमने देखा कि जो सीइंग है ये सी है। सी क्या है कि स्टेटिव वर्ब है जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं होती है, और यहाँ बात पास्ट की हो रही है कि क्रॉसिंग द रोड ही अप्लाइड द ब्रेक, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट की बात हो रही है, तो हम सी के सेकेंड फॉर्म सो का यूज़ करेंगे। सो क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सी की सेकेंड फॉर्म। तो हमें से याद रखना कि जो सी है वो एक स्टेटिव वर्ब है, उसका कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं होता। अभी हमने कुछ देर पहले ही वर्ब कि वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ फीलिंग और वर्ब ऑफ पोजेशन, ये सारी वर्ब कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं की जाती है। सवाल है व्हेन आई वॉज एट स्कूल, यानी जब वो बचपन की बात कर रहा है, जब वो स्कूल में था, यानी पास्ट की बात हो रही है। आई फाउंड, मैंने पाया, ये भी पास्ट है। माई क्लास टीचर टू बी द बेस्ट मेंटर, एज सी ऑलवेज हैव टाइम टू लिसन एंड गाइड। तो यहाँ पे देखो सी क्या है, सी ऑलवेज, हैव का यूज़ क्यों हो रहा है जब बात पास्ट की हो रही है? पास्ट में तो हम हेड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हेड आएगा कि जब पूरी जो सिचुएशन है वो सब पास्ट में चल रही है कि व्हेन आई वॉज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था। आई फाउंड माई क्लास टीचर, मैंने पाया टू बी द बेस्ट मेंटर, मेरी जो क्लास टीचर थी वो बेस्ट मेंटर, एस सी ऑलवेज हैड टाइम टू लिसन गाइड, यानी उसके पास हमेशा समय रहता था समझाने का और सुनने का। तो यहाँ पे वर्ब कौन सी यूज होगी, हेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई ब्रदर लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग द लॉकडाउन, यहाँ पे लॉस्ट यूज हो रहा है यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट की बात हो रही है। लॉस्ट क्या है, पास्ट की बात हो रही है। कब की बात हो रही है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के समय की। बट एक कंजक्शन है, ही हैड गोट अ न्यू जॉब नाउ। अब यहाँ कीवर्ड यूज हो रहा है नाउ, यानी आज की बात कर रहा है, और लेकिन आज की बात कर रहा है तो फिर हेड का क्या काम, हम ही के लिए क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर है ही, तो हम यूज़ करेंगे हैज़। प्लूरल होता तो हम यूज़ करते हैव। जब ऊपर पास्ट की बात हो रही है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के समय की बात हो रही है, तो हमने वर्ब यूज़ की लॉस्ट। लेकिन जब हम अभी नाउ की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम प्रेजेंट ही वर्ब यूज़ करेंगे, तो हेड की जगह वर्ब हो जाएगी हैज़। द नीड टूडे इज़ फॉर बोथ साइड टू इंट्रोस्पेक्ट एंड री एग्जामिन। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, मतलब यहाँ वर्ब यहाँ पे यूज़ सही हो रहा है। द इश्यू केयरफुली एंड रिजोल्व इट एमिकेबली, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, सेंटेंस एकदम नो एरर है। अब एमिकेबली का क्या मतलब, एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली या वार्मली, दोस्ताना स्वभाव। कई बार आपकी एग्जाम में ये सिनोनिम एंटोनिम में आ जाता है, एमिकेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर चेयर अ हाई लेवल मीटिंग, यहाँ पे चेयर का जो वर्ड हो रहा है ये वर्ब है। अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ चेयर्स होना चाहिए, या चेयर्स नहीं हो तो चेयर्ड होना चाहिए। आगे देखते हैं। विथ सीनियर ऑफिशियल टू रिव्यू द कोविड सिचुएशन, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे आप चाहें तो चेयर्स कर सकते हैं इसको, चेयर्स भी सही होगा, या इस चेयरिंग भी सही होगा, या चेयर्ड भी सही होगा, क्योंकि यहाँ कोई टाइम डिनोट नहीं किया है क्वेश्चन में, और जब टाइम डिनोट नहीं किया है तो यहाँ वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से कोई सी भी सूटेबल वर्ब आ सकती है। चेयर्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, चेयर्ड का यूज़ करेंगे तो ये पास्ट हो जाएगा, और इस चेयरिंग का यूज़ करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगला सवाल देखते हैं क्या है। यहाँ मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो एसएससी की डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं।
ड्यू टू द लॉकडाउन मोस्ट स्कूल्स, अब स्कूल्स यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है और आगे क्या है, टीचर्स स्टूडेंट, और टीचर्स क्या है, सिंगुलर सब वर्ब है, तो हमें तो सिंगुलर वर्ब नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब की जरूरत पड़ती है, और प्लूरल वर्ब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, केवल टीच का यूज़ करेंगे, TEACH, स्टूडेंट्स थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। तो ये केवल एरर था इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा, मोस्ट स्कूल्स के साथ क्या यूज़ होगा, टीच का यूज़ होगा। रश्मि पुट ऑन हर मास्क, सैनिटाइज हर हैंड्स एंड वॉकड इनटू द शॉप। पुट ऑन हर मास्क, जब मास्क पहनते हैं तो उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, पुट ऑन का। क्या फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं, पुट ऑन। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, रश्मि, रश्मि, तो रश्मि हमारा सब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है, सैनिटाइज हर हैंड एंड वॉकड इनटू द शॉप, एंड कंजक्शन है, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो एंड कंजक्शन के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है तो यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। सैनिटाइज का क्या यूज़ होगा, सैनिटाइज्ड यूज़ होगा। तो रश्मि सैनिटाइज्ड हर हैंड्स एंड वॉकड इनटू द शॉप, सही और करेक्ट सेंटेंस बनेगा। डिस्पाइट वार्निंग्स, द ड्राइवर continued टू स्पीड एंड हैव बीन caught बाय द ट्रैफिक। अब डिस्पाइट के साथ कई बार सेंटेंस में वो ऑफ लगा कर देता है, जो कि हमेशा गलत होता है। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं होगा, और इंस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ होता है। ड्राइवर कॉन्टिन्यूड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट की बात हो रही है, टू स्पीड एंड हैव बीन कॉच। अब जब पास्ट की बात हो रही है तो हम हैव का यूज़ क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हेड का। तो डिस्पाइट वार्निंग्स द ड्राइवर कंटिन्यूड टू स्पीड एंड हैड बीन कोच बाय द ट्रैफिक, यानी पास्ट की बात हो रही है तो हम हैव नहीं हेड का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे बात याद रखना कि जो डिस्पाइट है उसके साथ हमेशा वो एरर में ऑफ लगा कर देता है, जो कि गलत होता है, उसको एरर माना जाता है, इसलिए ऑफ नहीं लगेगा डिस्पाइट के साथ, और इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है। हैव यू डिसाइडेड वॉट यू वॉन्ट टू बिकम, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है यहाँ पे। वॉट यू वॉन्ट टू बिकम वेन यू ग्रो अप, अब यहाँ पे वेन यू एक सब्जेक्ट है और डायरेक्ट हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे ग्रो अप, जब तुम बड़े हो जाओगे। ग्रोन वर्ब की थर्ड फॉर्म में जो हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं। तो हैव यू डिसाइडेड वॉट यू वॉन्ट टू बिकम वेन यू ग्रो अप। आसान सवाल है, आगे चलते हैं। वी डू होप यू आर इंजॉय दिस ऑनलाइन कोर्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट। एरर तो यहीं आ गया कि आर इज एम आर के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं होती है। हमेशा याद रखना कि इज एम आर के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। क्या याद रखना है कि इज एम आर के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज़ होगा या पेसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो यहाँ तो कोई पेसिव की बात नहीं हो रही है, एक्टिव ही चल रहा है कि वी डू होप यू आर इंजॉय, तो इंजॉय नहीं आएगा, इंजॉइंग आएगा। तो सेंटेंस में क्या आएगा, यू आर इंजॉइंग। एरर कौन से पार्ट में, सेकंड पार्ट में। और जो ये दिख रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी इज एम कर आर के साथ, ये बनेगा एक्टिव, और इसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और इज एम आर के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है तो ये बनता है पेसिव। और हम एक्टिव और पैसिव चैप्टर में और देखेंगे कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव फॉर्म बनता है उसमें बिंग लग जाता है, इज एम आर के साथ बिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो हम बाद में देखेंगे। पर ये बात याद रखना कि ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, और ये जो नीचे वाला है ये पैसिव। आफ्टर वी हैड
एट अ हर्टी मिल। अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है हेड, तो हमें पता है हेड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन यहाँ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो यहाँ सही क्या हो जाएगा, आफ्टर वी हैड ईटन अ हार्टी मील वी वेंट टू स्लीप। और यहाँ एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि जब दो सेंटेंस एक के बाद एक हो तो पहला सेंटेंस किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में। पहला सेंटेंस किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में, यानी हेड प्लस V3। और दूसरा सेंटेंस काय में आता है, पास्ट इंडेफिनिट, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में यूज होता है। तो यहाँ पे पहले क्या किया, उन्होंने खाना खाया, तो उस एक्शन को हमने किस में लिखा, उस एक्शन को पास्ट परफेक्ट में लिखा। और जब खाना खा लिया तो जब वो सोने चले गए, तो सोने वाले एक्शन जो बाद में हुआ उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में रख दिया। तो इस तरह से एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है। ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने ये कर लिया तो इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके टेंस को चैप्टर में आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद। आप कोई सा भी मॉक लगाइए या किसी भी बुक से MCQ लगाओगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इसके बाद। इतने जो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा यहाँ पे, और इतने क्वेश्चन के अंदर सारे जो कॉन्सेप्ट हैं टेंस के, इतने तो कॉन्सेप्ट भी नहीं है जितने मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और जब हम इतने सारे सवाल लगा लेंगे ना, तो हर कॉन्सेप्ट क्या करेगा कि 2 से 3 दिन 4 4 बार रिपीट होने लगेगा, तो आपको यूं ही याद हो जाएंगे वो प्रैक्टिस करते समय। आप कभी नहीं भूल पाओगे उन क्वेश्चंस को या उन कॉन्सेप्ट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो द स्कूल्स हैव रीओपन्ड चिल्ड्रन आर नॉट गो टू स्कूल। इसमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखो, अभी हमने देखा था कि इज एम आर के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, या तो इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आएगा, जब पेसिव हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है, जो चिल्ड्रन यूज हो रहा है यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू स्कूल। चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू स्कूल। सेम टू सेम ऐसे ही सवाल आते हैं, और ये मैंने प्रीवियस ईयर से ही सवाल उठाए हैं। अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आराम से सब कुछ निकाल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। श्रेयस इज गोइंग टू स्कूल बाय द स्कूल बस एवरी डे। अभी हमने देखा कि कोई कीवर्ड एवरीडे, यूजुअली, सेल्डम, ऑफ्टन इस टाइप के आ जाए, तो जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम इज गोइंग की जगह क्या यूज़ करेंगे, गोस। और गोस क्यों यूज़ किया, क्योंकि जो श्रेयस है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। और सिंगुलर वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES। तो श्रेयस गोस टू स्कूल बाय द स्कूल बस एवरी डे। एवरी डे क्या है, एक फ्रीक्वेंसी वर्ड है, फ्रीक्वेंसी वर्ड है। सिंस इंडिया हैज स्टार्टेड डूइंग वेल इन हॉकी इट हैड वंस अगेन बिकेम अ पॉपुलर स्पोर्ट। यहाँ हेड का यूज क्यों हो रहा है, जब सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट दिया है और उसका असर अभी भी हमें दिख रहा है आगे। जब पहले क्या यूज़ किया है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया है और उसका असर आगे भी दिख रहा है, तो यहाँ हेड की बजाय हैज़ का यूज़ होगा, क्योंकि इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट का हैज़ यूज़ करेंगे कि सिंस इंडिया हैज़ स्टार्टेड डूइंग वेल इन हॉकी इट हैज़ वंस अगेन बिकम अ पॉपुलर स्पोर्ट। आसान था। ही स्टॉप्ड कॉपिंग व्हेन द एग्जामिनर वॉर्न हिम। अब स्टॉप्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जिससे पता पड़ रहा है कि जो घटना है वो बीत चुकी है, यानी पहले की घटना है। व्हेन द एग्जामिनर वॉर्नड हिम, यानी पुरानी बात है, तो फिर वॉर्न क्यों कर रखे हैं यहाँ पे, वॉर्नड कर दो इसको, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर दो। पुरानी बात है, पास्ट की बात है, तो क्योंकि यहाँ से हमें पता पड़ रहा है कि पास्ट की बात है, कि ही स्टॉप्ड कॉपिंग, उसे रोका था कॉपी करते हुए। व्हेन द एग्जामिनर वॉर्नड हिम, एग्जामिनर ने उसको वार्निंग भी दी थी उस टाइम पे। तो जब पास्ट का कंटेक्स्ट चल रहा है तो हमें कौन सी वर्ब यूज करनी है, पास्ट की वर्ब, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अनवर माई गार्डनर। अब जो ये वर्ड गार्डनर यूज हुआ है, ये किसके लिए यूज हुआ है, अनवर के लिए, कि अनवर है जो उसका गार्डनर है। हैव बीन कट, अब अनवर तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है,
तो यही समझ आएगा कि हमने हैव का यूज़ क्यों किया। हैव सिंगुलर के साथ तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं, ना कि हैव का यूज़ करते हैं। तो हैज़ बीन कट द हिज होल मॉर्निंग, ठीक है। तो यही एरर यहीं पे थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना था, अनवर के साथ यूज़ करना था हैज़ का, ना कि हैव का। आसान थी। आगे चलते हैं। मिस्टर शंकर गोज टू फ्लाई टू जर्मनी एंड फ्रांस नेक्स्ट वीकेंड, यानी नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, यानी प्लान्ड एक्शन, यानी फ्यूचर के किसी प्लान एक्शन की बात हो रही है। तो हम जनरली किसी फ्यूचर के प्लान एक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। तो मिस्टर शंकर इज़ गोइंग टू फ्लाई, मिस्टर शंकर इज़ गोइंग टू फ्लाई टू जर्मनी एंड फ्रांस नेक्स्ट वीक। हमने देखा कि नेक्स्ट वीकेंड भविष्य की एक निश्चित योजना को दर्शाता है। भविष्य की योजनाओं के लिए अक्सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग किया जाता है। द स्कूल यूजुअली स्टार्ट्स एट 8 AM एंड क्लोजिंग एट 3 AM। जब हमने देखा कि यूजुअली एक आदत को दर्शाता है, रूटीन एक्शन को दर्शाता है, तो यहाँ पे वर्ब यूज़ हुई है स्टार्ट्स, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज़ किया गया है। एट 8 AM, एट क्लोजिंग, तो क्लोजिंग नहीं, यहाँ पे आएगा क्लोजेस, क्योंकि जब हमने वहाँ पे इंडेफिनिट का यूज़ किया है तो हम यहाँ भी इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। कौन सा इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्लोजेस। द स्कूल यूजुअली स्टार्ट्स एट 8 AM एंड क्लोजेस एट 3 PM, यानी एक आदत का खेल है कि रोज़ या डेली 8 बजे स्टार्ट होता है और 3 बजे क्लोज हो जाता है। तो हमने पढ़ा था कि फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, हार्डली, सेल्डम, इस टाइप के वर्ड जो होते हैं वो इंडेफिनिट में यूज़ होते हैं। सारे कीवर्ड्स याद रखने हैं ताकि हम सवाल को आसानी से पकड़ सकें कि ये कौन से टेंस या किस कंटेक्स्ट में जा रहा है सवाल। इफ़ यू हैड एक्सरसाइज रेगुलरली यू वुड हैव बीन फिट टुडे। अब इफ़ से शुरू हो रहा है कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, थर्ड वाला, जिसमें हेड के साथ को वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन यहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है। तो इसको चेंज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज्ड, EXERCISED। रेगुलरली यानी रोज का ही काम है। यू वुड हैव बीन फिट टुडे, तो हमने देखा था कि हेड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है कंडीशनल सेंटेंस में, तो आगे क्या यूज़ होगा, वुड के साथ हैव, और फिर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको बोलते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। गोट इट। यहाँ बात सबको समझ आ गई होगी क्योंकि हमने कई बार देख लिया इसको और इसी को देखा है हमने। तो इसका एक और स्ट्रक्चर बनता है, इफ़। क्या स्ट्रक्चर बनता है, इफ़ के साथ हेड और हेड के साथ V3, और जो ये हेड है, ये हेड के बाद क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे हिव, इफ़, हेड और V3, और बाद में सेम स्ट्रक्चर रहेगा, वुड, हैव और V3। अब ये सिचुएशन या ये कंडीशन आप कभी भूलोगे भी तो नहीं भूल पाओगे, इतनी बार बता दी मैंने यहाँ पे आपको। ठीक है, तो आप चाहकर भी ऐसी चीज़ें नहीं भूल सकते क्योंकि इतने सारे सवाल हो गए ना कि बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है, सेम कॉन्सेप्ट और सेम ही चीज़ें यूज़ हो रही है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठना चाहिए। आगे चलते हैं। आई विल ज्वाइन यू टुमारो इफ़ आई विल हैव टाइम। इफ़ के साथ कभी भी विल का यूज़ नहीं होता है। और कौन सा कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है, फर्स्ट वाला, कि इफ़ के साथ अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो आगे यूज़ होगा विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इफ़ आई हैव टाइम डायरेक्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में, कि इफ़ आई हैव टाइम। बाकी आई विल ज्वाइन यू टुमारो, ठीक है। ही सेड ही हैड बीन प्लेइंग, ये तो स्ट्रक्चर ही नहीं होता ऐसा कुछ कि ही हैड बीन प्लेइंग। ही फिर हेड के बाद आता है बिन और फिर होता है प्लेइंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये स्ट्रक्चर है
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। टेनिस सिंस ही वॉज 7, यानी यहाँ पे सिंस के साथ एक टाइम का स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है, ही वॉज 7। जब वो 7 साल का था तब से वो क्या कर रहा है, टेनिस खेल रहा है। या ऐसा बोल रहा है कि पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो जब वो 7 साल का था तब से वो टेनिस खेल रहा था। अब पता नहीं खेल रहा कि नहीं खेल रहा, लेकिन ये पता है कि 7 साल का था तब से वो टेनिस खेल रहा था। क्योंकि यहाँ पे था का क्यों वो आ रहा है कंटेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पास्ट की बात हो रही है। तो ही सेड, यानी यहाँ पे भी ही सेड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट की बात करी। उसने कहा कि ही हैड बीन प्लेइंग, वहाँ खेलता था टेनिस सिंस ही वॉज 7। तो जब जब वो 7 साल का था तब से वो टेनिस खेल रहा था। तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है। तो हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जिसको हम बीन बोलते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इफ आई एम यू आई वुडंट टेक द रिस्क ऑफ गोइंग टू द मार्केट। एक बात याद रखना कि जब कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, काल्पनिक वाक्य, उनमें यूज होता है वर का। इफ आई वर यू आई वुडंट टेक द रिस्क ऑफ गोइंग टू द, ये एक काल्पनिक वाक्य है। जैसे हम कल्पना करते हैं कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता या मैं तुम्हारी जगह होती, तो उस टाइप के अगर जब वाक्य कल्पना से बनते हैं तो हम उनमें वर का यूज़ करते हैं, ना वॉज यूज़ करते हैं ना कुछ और यूज़ करते हैं। वर का यूज़ होगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिया कि आई विश आई वर अ बर्ड, यानी वो विश कर रहा है, सोच रहा है कि काश वो एक बर्ड होता या पक्षी होता। तो हमने यहाँ क्या यूज़ किया, वर यूज़ किया। या कोई बोले कि आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या पीएम ऑफ इंडिया, ये भी एक काल्पनिक वाक्य है। तो जब हम कल्पना करते हैं कि मैं ऐसा होता या ऐसा होता या ऐसा बन जाता, तो उसके लिए हम जब वर्ब का यूज़ करते हैं, हम हमेशा वर्ब का यूज़ करते हैं, वर का। तो कई बार इस सेंटेंस से भी आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आसान है कि कल्पना करते हैं तो वर्ब का यूज़ होता है, बस इतना ध्यान रखना, बाकी कोई ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी 3 कंडीशनल सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे भी कभी बार बार सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। मतलब टेंस के मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये एसएससी के, बार बार सवाल देखने को मिलते हैं यहाँ से। और प्री में तो हर कई शिफ्ट में मतलब रिपीट होते हैं सवाल। और एक बात और ध्यान रखना कि जैसे जब भी टेंस का सवाल आता है ना, तो मतलब 99% चांस होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का ही एरर निकलेगा। या तो सब्जेक्ट प्लूरल दिया होगा और वर्ब सिंगुलर, या सब्जेक्ट सिंगुलर दिया हो तो वर्ब प्लूरल दी होगी। 99% चांस यही निकलता है कि जो एरर है वो यहीं से निकलेगा। जब ये वर्ब चेक करने के बाद ही आप आगे जा सकते हैं चेक करने के लिए, वरना आपका एरर आपको पहले ही मिल जाएगा वर्ब में। अगर चीज़ों को ऐसे समझते हुए चलेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट को रटते रहोगे तो रटने से तो ऐसा होगा कि आप भूल जाओगे, उलझ जाओगे। उसने सेंटेंस को अगर अरेंजमेंट ही बदल दी सेंटेंस की, तो फिर क्या रटे हुए कॉन्सेप्ट जो होंगे अपने, वो सारे फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा उनका। और अगर आपने बेसिक से समझते हुए अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें बना रखी है, तो फिर तो वो कुछ भी स्ट्रक्चर चेंज करे या कुछ भी पूछे, वो आप उसको तोड़ मरोड़ के निकाल ही लोगे। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्चुअल चीज़ें फाउंडेशन में करवा रहा हूँ। अगर आपको देखना है तो मतलब बिना सोचे समझे देख लो बस उसको, उसके बाद आपको कहीं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंग्लिश में। और हर क्लास के बाद मैं समरी में एक चार्ट बना के देता हूँ, जिससे जो भी पूरी क्लास में जो भी पढ़ाया है उसका आपका 2 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाता है पूरी क्लास का, कि कैसे आपने मतलब पूरी क्लास रिवीजन हो जाती है 2 मिनट में, ऐसे पढ़ाया हुआ है पूरा। हमारे 5 क्वेश्चन और बच्चे हैं, वो फटाफट कंप्लीट करके क्लास एंड करते हैं। While he was running along the garden path, he has tripped over big stone. अब यहाँ पे he was running यानी वो भाग रहा था, या पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे, पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात। तो यहाँ हैज़ का यूज़ क्यों हो रहा है? और जब वो भाग रहा था तो उसको ठोकर लग गई बड़े पत्थर से,
तो डायरेक्ट हेज का यूज़ नहीं करके हम वर्ब की सेकंड का फॉर्म का यूज़ कर लेंगे, ट्रिप्ड का यूज़ कर लेंगे कि ही ट्रिप्ड ओवर अ बिग स्टोन, यानी कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ हेज हटाना है। इस सवाल से हमें क्या करना है, सिर्फ हेज को हटाना है। तो सीधा सवाल बन जाएगा कि वाइल ही वॉज रनिंग अलोंग द गार्डन पाथ ही ट्रिप्ड ओवर अ बिग स्टोन। एज सुन एज द सेरेमनी वॉज ओवर द चैंपियंस वुड वॉक इन मेजेस्टिक पोजीशन। अब एज सुन एज द सेरेमनी वॉज ओवर यानी ख़त्म हो चुकी थी, पास्ट। तो द चैंपियंस वुड वॉक, यहाँ पे चैंपियंस वुड वॉक नहीं आएगा। जब पास्ट के कंटेक्स्ट में बात हो रही तो हम यहाँ भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो वॉक, वुड वॉक नहीं, वॉकड आएगा, वॉकड, जो कि एक वर्ब की सेकेंड फॉर्म। एज सुन एज द सेरेमनी वॉज ओवर द चैंपियंस वॉकड इन द मेजेस्टिक प्रोसेशन। बाय द वे विल यू टॉट मी, मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो भी मॉडल्स होते हैं उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। टॉट एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये किसका फॉर्म है, सेकंड, टीच का। तो विल के बाद टीच यूज़ होगा। हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, यहाँ कोई एरर नहीं है। तो बाय द वे विल यू टीच मी हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, तो विल के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जितने भी मॉडल होते हैं, विल, शेल, कुड, मस्ट, उन सब के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लास्ट संडे यानी पुरानी बात हो रही है, पीछे की, पास्ट की। जब ऐसे स्पेसिफिक टाइम दे देना सवाल में तब सवाल बहुत आसान हो जाता है। लास्ट संडे यानी हमें सिर्फ पास्ट देखना है। इवनिंग वी गो, यहीं एरर मिल गया, गो नहीं आएगा, क्या आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी जो कि गो की वेंट होती है, गो, वेंट, गोन। तो हमें पता है कि गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गोन। तो ये लास्ट संडे एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा पास्ट के, तो वी के साथ क्या आएगा, वेंट आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। आज का हमारा आखिरी सवाल है, दे कुड बी पास देयर एग्जाम इफ दे स्टडीड हार्डर। अब सवाल है इफ दे स्टडीड यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी ये हमारा सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस है। सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस क्या था हमारा, इफ के साथ जो कंटेक्स्ट यूज हो रहा था वो था पास्ट इनडेफिनेट, क्योंकि पास्ट इनडेफिनेट में ही हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। और उसके बाद हम यूज कर रहे थे वुड के साथ, वुड, कुड, शुड सबके यूज कर सकते हैं यहाँ पे, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा स्ट्रक्चर था कंडीशनल सेंटेंस का। और ये जो सेंटेंस था ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेकंड सेंटेंस है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। तो जब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है ना, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस यूज हो रहा है, तो कुड बी पास, यहाँ ध्यान देना, कुड बी पास यानी कुड के साथ तो वर्ब, कुड तो ठीक है, इसके साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बी भी फर्स्ट फॉर्म है और पास भी फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे बी का कोई ज़रूरत नहीं है, हम पास से काम चला लेंगे। यानी जो बी यहाँ दिख रहा है ये सुपरफ्लोस का काम कर रहा है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, सीधा सीधा बन जाएगा, दे कुड पास देयर एग्जाम इफ दे स्टडीड हार्डर। एरर इस सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में थी, हमें बी हटाना था। और अभी हमने जो देखा वो क्या है कि जो सुपरफ्लोज होते हैं, सुपरफ्लोज का जो मीनिंग होता है वो होता है अनावश्यक या अननेसेसरी या अति, ज़रूरत से ज़्यादा, अननेसेसरी या इनफ, इनफ नहीं बोल सकते, मोर देन इनफ। तो ये सुपरफ्लोज में आता है। तो आज के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आज मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट है हमारे टेंस के वो कंप्लीट हो चुके हैं। हम एक क्लास और उसकी कर लेंगे टेंस की, जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी अच्छी खासी टेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप कमेंट कर दीजिए। किसी को कुछ भी डाउट हो क्लास में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ भी आपको किसी सवाल में डाउट हो, समस्या हो, तो आप पूछ सकते हैं।
और जिस बच्चे को भी अगर बिल्कुल डिटेल में चीज़ें पढ़नी है बेसिक से, कि एक बार पूरा फाउंडेशन पढ़ना है, तो फाउंडेशन क्लास डेली चल रही है, जो हमारी एग्ज़ाम के पहले मैं पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। डेली क्लासेस डलती है उसमें, और मैं काफ़ी अच्छे से एक एक टॉपिक को डिटेल में लेके चल रहा हूँ उसमें। और ये जो चीज़ें हैं आपके लिए हमेशा फ्री रहेगी, इनके लिए आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। और फाउंडेशन के साथ अगर आप एक प्रैक्टिस क्लास करते हैं और साथ में जो कॉम्प्रिहेंशन क्लास चल रही है, इतना करने के बाद आपका शायद ही कोई नंबर कटेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे हमारी एग्ज़ाम करीब आएगी, हम मॉक टेस्ट सोल्व करना शुरू कर देंगे, और हम इतने कम से कम मिनिमम 50 मॉक टेस्ट तो मैं यूँ ही सोल्व करवाऊँगा आपको। और हो सकता है कि अगर टाइम मिलेगा तो हम और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर देंगे। तो इतनी सारी प्रैक्टिस और काफ़ी सारी प्रैक्टिस के बाद तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। चीज़ें बहुत फ्लो में चलेगी, फास्ट चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जोश दिखाना है तो सब हो जाएगा। और अब तो एसएससी का वेंडर भी चेंज हो रहा है, टीसीएस वापस आ रही है, तो तैयार हो जाओ। वापस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन्हें लगा लो। जो आज मैंने सारे क्वेश्चन करवाए ये प्रीवियस ईयर ही थे, टीसीएस ने जो पूछे थे, और जो भी अभी तक आए हुए सवाल है। तो टीसीएस आ रही है तो आप वापस से लग सकते हो, प्रीवियस ईयर लगा सकते हो, क्योंकि चीज़ें वहीं से उठेगी वापस, कुछ नया नहीं बनाने वाले हैं। जो चीज़ें रिपीट होती आ रही है सालों साल से, वही चीज़ें रिपीट होगी वापस से। तो तैयार रहो बस। ऐसा मत सोचो कि एग्ज़ाम पास आएगी तब जाके पढ़ेंगे, पहले से ही तैयार रहो अब खुद को, अपने आप को, कि जब एग्ज़ाम आए तो एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री रहो कि हाँ अब आ गया एग्ज़ाम, अब देने जाना है। ऐसा नहीं कि अब उस टाइम टेंशन हो रही कि अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, या इतनी जल्दी कैसे करेंगे। खुद को पहले से हमेशा तैयार रखो, और कंफर्ट जोन से निकालो खुद को, और जो लाइफ की सुविधाएं हैं ना उनसे थोड़ी दूर रहा करो। ठीक है, क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना, और कमेंट करके बता देना कैसा क्या है। डाउट हो किसी को तो बता देना। बाकी क्लास एंड करते हैं अभी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फाउंडेशन क्लास हमारी डेली डली रही है।